नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता राय। लोकतंत्र 2012 में आज हम बात करेंगे नामांकन पत्रों की जांच और गुजरात में कुपोषण के विज्ञापन पर शुरू हुई सियासत की। चौपाल में बात होगी मताधिकार के प्रति बेहद जागरूक एक परिवार की, और इसके अलावा वडोदरा जिले के बारे में आपको तफसील से देंगे जानकारी। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात में कुपोषण से जुड़े विज्ञापन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा मुद्दा भटकाना चाहती है बीजेपी। गुजरात में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। सूरत की रैली से बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की प्रचार की शुरुआत। गुजरात की 87 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। 13 दिसंबर को पहले दौर का मतदान। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात में पहले दौर के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच का काम आज पूरा हो गया। पहले दौर की 87 सीटों के लिए 1534 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 24 नवंबर थी। उम्मीदवार 28 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश में 13 दिसंबर को पहले दौर का मतदान होना है, जबकि वोटों की गिनती का काम 20 दिसंबर को होगा। और नामांकन की प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अरविंद, चुनाव आयोग किस तरह की तैयारियां किया हुआ है और नामांकन की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है? अब देखिए अमृता जी, जो आज का जो दिन था उसमें नामांकन पत्रों की जांच का ये आखिरी जांच आज हुई है। और जिस इलाके में दक्षिण गुजरात की मैं हूँ, ऐसा नामांकन अभी तक संज्ञान में नहीं आया है जो खारिज हुआ हो। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मुख्यधारा की पार्टियां हैं उनके लोग काफी सोच विचार करके और वकील लग करके तो नामांकन पत्र भरते हैं और टिकट मिलेगा। लेकिन अभी जो पोजीशन है 28 नवंबर को जो नामों के वापस लेने की आखिरी तारीख है, तब तक जो है कुछ नाम अगर आगे पीछे वापस लिए जाते हैं तो हो सकता है कुछ समीकरण उसके बदले। लेकिन तकरीबन 1500 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं अभी तक। जी, तकरीबन 1500 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। जी उल्टा जी, 1500 के करीब जो उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन भरे हैं उसमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें कोई भी ऐसा मुख्यधारा की पार्टी का प्रमुख उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसका नामांकन पत्र खारिज हुआ हो। जी अभी तक पूरी जानकारियां अभी हमारे पास नहीं मिल पाई हैं। लेकिन अभी जो जिस इलाके में मैं हूँ और जहाँ ये चुनाव हो रहे हैं जी, तो ये खासतौर पर दक्षिण गुजरात के जिस इलाके में मैं हूँ, और यहाँ एक तरह से हम ये कहते हैं कि चुनावी माहौल की गर्माहट हो गई है। चुनावी माहौल की गर्माहट तो राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है, लेकिन जो चुनाव आयोग है वो अपनी तरफ से किस तरह की तैयारियां कर रहा है, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है चुनाव कराने के लिए? कुछ आपने देखिए अमृता जी, जहाँ तक इस इलाके का है तो आज तो बहुत ही ज्यादा जांच, और वो क्योंकि मुंबई कांड की बरसी है आज बहुत ही ज्यादा सुरक्षा की चौकसी है। लेकिन जो कल से जो हम देख ही रहे हैं कि काफी जो चौकसी नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो तमाम जांच पड़ताल चल रही है, अलग अलग फ्लाइंग स्क्वाड है, जो सर्विलेंस टीमें हैं, वीडियो मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अलावा इनके अकाउंट और जो बाकी टीमें कई तरह के काम कर रही हैं। और जो अभी तमाम जो गांव है गुजरात के बड़े बड़े, वहाँ अभी से ही काफी फोर्स वगैरह भेज दी गई है। और करीब 35,000 के करीब जो सिविल कर्मचारी हैं इनको ड्यूटी पे लगाया गया है। फेक न्यूज पर निगाह रखी जा रही है। तो चुनाव आयोग यहाँ लगभग हर कॉर्नर पर अधिक खर्चा नहीं हो और बाकी चीजें, सारी चीजों पर अमृता जी निगाह रखा हुआ है जी। और ये बगल में नजर आ रहा है, लोग दिख रहे हैं सामान। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अरविंद। आगे भी आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान नकदी की जब्ती के आदेश पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में लचीला रुख दिखाया है। आयोग अब अपने नियम में बदलाव करने के लिए तैयार है। जस्टिस डीके जैन और मदन बी लोकुर की खंडपीठ के सामने आयोग ने जुलाई 2012 के अपने फैसले में बदलाव की बात मान ली है। जुलाई में आयोग ने चुनाव के दौरान 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नकदी की आवाजाही को जब्त करने का निर्णय लिया था। भाग्योदय जन परिषद और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चुनाव आयोग के इस कदम को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आयोग के इस कदम को असंवैधानिक बताया था। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर कार्रवाई चल रही है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वो अपने नियम में संशोधन करने के लिए तैयार है। अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है।
अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के 3D प्रचार को लेकर उठा विवाद अभी थमा भी नहीं कि कांग्रेस के विज्ञापन पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने कुपोषण से जुड़ा एक विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ये विज्ञापन कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर राज्य की बीजेपी सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि ये तस्वीर गुजरात की नहीं बल्कि श्रीलंका की है। न केवल विज्ञापनों में जो चित्र जिनका उपयोग हुआ है वो नकली पाए गए हैं, बल्कि जो जानकारियां भी दी गई हैं वो भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। ये झूठे विज्ञापन जो है ये कांग्रेस की नैया पार नहीं लगा पाएंगे। उधर कांग्रेस विज्ञापन का बचाव कर रही है। उसका कहना है कि तस्वीर भले ही गुजरात की ना हो, लेकिन गुजरात में कुपोषण की समस्या काफी है। मैं समझता हूँ कि मुद्दा कुपोषण का है। यहाँ किसको दिखाया गया किसको नहीं दिखाया गया। प्रदेश के जो गुजरात के आंकड़े कहते हैं वो ये है कि गुजरात में आज जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए, ये नहीं कि फोटो कहाँ का है। राज्य में चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस के स्पोक्समैन चेतन रावल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चेतन जी, ये गड़बड़ी कैसे हुई विज्ञापन की? देखिए, इसमें कोई गड़बड़ की तो बात है ही नहीं। ये जो फोटोग्राफ है ये तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मालन्यूट्रिशन जो गुजरात में बच्चों में है उसका ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। भाजपा ये पूरे इश्यू को डाइवर्ट कर देना चाहती है, जमीनी हकीकत से भगाना चाहती है। अगर सही है तो ये है कि इसका ये हल्ला गुल्ला मचाने की जगह पर उन लोगों को इसके सही आंकड़े देने चाहिए। लेकिन सवाल ये है चेतन जी, सवाल ये है कि अगर आप गुजरात की जनता में भुखमरी की बात उठाते हैं और अगर पिक्चर दिखा देते हैं श्रीलंका की, तो गुजरात की सही तस्वीर कहाँ पेश होती है? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये एक सिंबॉलिक पिक्चर है, ये प्रतीक रूप से ली गई है जी। और जो बीजेपी सवाल उठा रही है उस पर आपका क्या कहना है? आप लोग अपना बचाव कैसे करेंगे आगे चुनाव में? देखिए, ये पिक्चर की वजह से बचाव की तो कोई गुंजाइश है नहीं, हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो फिगर और ये जो भी है ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 के हैं और खुद मुख्यमंत्री जी ने, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय ने कहीं पर एडमिट भी किया था। ऑफकोर्स वो जो बात थी वो महिलाओं के बारे में थी कि महिलाओं में यहाँ पर माल न्यूट्रिशन है और उन्होंने इसको एट्रीब्यूट किया था डाइटिंग को जी। लेकिन चेतन जी, बीजेपी के लोगों का तो ये मानना है कि दरअसल ये रिपोर्ट ही पुरानी है। देखिए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 का है। अगर वे लोग उसको गलत मानते हैं तो फिर वे लोग सही रिपोर्ट है हमें जी। तो आप लोग आगे भी इस मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से उठाते रहेंगे? बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे जी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। धन्यवाद आपका। आगे की खबर का रुख करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। जनता को अपनी तरफ से गोलबंद करने के लिए पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने सूरत से प्रचार की शुरुआत कर दी है। गडकरी के चुनाव प्रचार में उतरते ही उन कयासों पर विराम लग गया है जिसमें ये कहा जा रहा था कि गुजरात में शायद वो प्रचार का जिम्मा न संभालें। लिंबायत और उधना इलाकों में गडकरी प्रचार शुरू कर रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में मराठी लोग रहते हैं। आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता एमजी वैद्य ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के पीछे नरेंद्र मोदी का नाम लिया था और उसके बाद से इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई थी, काफी तेज हो गई थी। लेकिन अब इन तमाम राजनीति या तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए नितिन गडकरी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। लोकतंत्र 2012 में फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कैसे चलाते हैं शब्दों के वीर तरकश से तीर। इस देश को एसआईटी चलाएगी कि पार्लियामेंट चलाएगी? सरकार अगर काम करना चाहती तो कौन रोक सकता भाई? वोट्स को एक बिजनेस बनाया गया तो निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं ना कहीं तो अपने गिरबान में भी झांक के देखी। तीखे सवाल, उत्तरों की ढाल। सबसे पहले भारत है, देश है, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट, पार्टी का इंटरेस्ट आता है। बंगाल का जो समस्या है उसको हल करने में हम जरूर सरकार का साथ
एकजुट होके बात बोलेंगे। अगर आप समझे कि राजनीति दफ्तरों में बैठ करके होता है तो फिर वो नहीं हो सकता। देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जिंदगी से एक मुसलसल लड़ाई, हर सांस के साथ एक उम्मीद, लेकिन उम्मीद के नाम पर सिर्फ आश्वासन। ये तेरा घर, ये मेरा घर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में हमारी ये खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। तो हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की और अब बात वडोदरा शहर की। वडोदरा शहर सूरत और अहमदाबाद के बाद गुजरात का सबसे बड़ा जिला माना जाता है और इस जिले में 13 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें वडोदरा शहर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर ये है वडोदरा। अहमदाबाद के दक्षिण पूर्व में स्थित ये जिला गांधीनगर से 139 किलोमीटर दूर है। जनसंख्या के लिहाज से वडोदरा गुजरात में तीसरे स्थान पर आता है और यहाँ की आबादी 16 लाख से ज्यादा है। अहमदाबाद के बाद विधानसभा की सबसे ज्यादा 13 सीटें वडोदरा जिले में हैं। परिसीमन के बाद सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बदली है। इसमें वडोदरा शहर, अकोटा, छोटा उदयपुर, दभोई, जेतपुर, करजन, मंजलपुर, पडरा, रावपुरा, संखेड़ा, सावली, सयाजीगंज और वाघोडिया शामिल हैं। 13 विधानसभा सीटों के लिए इस बार कुल 27 लाख मतदाता वोट डालेंगे। ये संख्या पिछले चुनाव की तुलना में करीब 56,000 ज्यादा है। 2007 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 5 और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। रावपुरा से बीजेपी के योगेश पटेल, छोटा उदयपुर से बीजेपी के गुलाब सिंह भाई, वडोदरा ग्रामीण से बीजेपी के ही उपेंद्र सिंह गोहिल, वडोदरा शहर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र भाई गटुला और संखेड़ा से बीजेपी के ही अभय सिंह मोती भाई तडवी ने जीत हासिल की थी। वाघोडिया से बीजेपी के मधुभाई श्रीवास्तव और सयाजीगंज से बीजेपी के जितेंद्र सुखड़िया विजयी रहे थे। सावली से कांग्रेस के खुमान सिंह चौहान, जैतपुर से कांग्रेस के मोहन सिंह छोटू भाई राठवा, नसवाड़ी से कांग्रेस के धीरू भाई चुन्नीलाल, दभोई से कांग्रेस के सिद्धार्थ चिमन भाई पटेल और करजन से कांग्रेस के चंदू भाई दाभी जीते थे। पडरा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश भाई पटेल के सिर जीत का सेहरा बंधा था। 2007 विधानसभा चुनाव में वडोदरा जिले में बीजेपी को 46.4, कांग्रेस को 35.1, बीएसपी को 2.9, एनसीपी को 1.6 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 10.9% वोट मिले थे। वडोदरा में इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है, लेकिन छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी भी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। लोग मुद्दों और अपनी मांगों को उठाने में व्यस्त हैं और ऐसे में कई परिवार ऐसे भी हैं जो चुनावी सरगर्मी से दूर सैर सपाटे में मशगूल हैं। हाँ, लेकिन वो परिवार अपने मताधिकार के प्रति जागरूक जरूर हैं और सभी चुनाव में वोट भी डालते हैं। राज्यसभा टीवी की एक खास रिपोर्ट। मैं खड़ा हूं मांडवी में विजय विलास पैलेस में और यहाँ पर हमारे साथ हैं अहमदाबाद से आए हुए एक पूरा परिवार, जिनसे हम बात करेंगे कि इतनी दूर आखिर एक साथ इतने सम्मिलित परिवार एक साथ आकर के यहाँ टूरिज्म कर रहा है, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि यहाँ आने के पीछे आपका क्या वजह रहा? हाँ, हम जो यहाँ आए हैं, ये जो मांडवी की जो महल है इसको देखने के लिए सारे परिवार लेके आया हूँ
और सारे के सारे जो परिवार है मेरा है। मम्मी जी, आप जो पूरा परिवार लेकर आई हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्यों आप चाहती हैं कि विजय विलास सारे लोग देखें? हमको यहाँ अच्छा लगता है, महल भी अच्छा है, वैकेशन पड़ा है तो सब बच्चों लोग बोले चलो घूमने जाना है, तो हम सब परिवार लेकर घूमने आए। कैसे आए, क्या आए, उसके बारे में बताओ। अहमदाबाद से आए और 4 व्हील बड़ी जो 4 व्हील लेकर आए हुए हैं, उसके अंदर बड़ी गाड़ी है लोडिंग, उसके अंदर सारा परिवार हमारा आया हुआ है। और यहाँ से हम पहले 500 किलोमीटर यहाँ से दूर है और यहाँ से हम सबसे पहले हाजीपीर गए, हाजीपीर से हम रिटर्न यहाँ पर मांडवी आए और स्पेशल जो है ये मांडवी का जो महल है उसी को स्पेशल देखने आए हुए। इससे पहले भी 2-3 मरतबा हम यहाँ पर आके गए। ये आपका पूरा परिवार कितने सदस्यों का है? ये हमारा सदस्य 50 आदमी, 50 30 40 आदमी है, 50 के बीच में। हाँ। और सभी लोगों की एक साथ छुट्टी हुई? हाँ, सभी लोग की एक साथ छुट्टी हुई। कितना पूरा सारे परिवार को लाने में खर्चा कितना हुआ? खर्चा तो हमारी जो है गाड़ी है, वो गाड़ी जो हमारी घर की है, इसमें खर्चा तो कम से कम हमारा एक इंसान के पीछे 1500 से 2000 खर्चा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ से हाजीपीर गए, हाजीपीर का खर्चा हुआ, वहाँ खाना पीना सब हमारे साथ में था, तो 1000 से 1500 रुपया का खर्चा कम से कम हमारा हुआ। आप एक साथ जॉइंट परिवार को लेकर के आए हैं और इतना बड़ा परिवार आपका है, आपको सम्मिलित परिवार जो एक जॉइंट फैमिली होता है उसमें क्या महत्व नजर आता है? बस मिलजुल हमारा एक है और सब प्यार मोहब्बत है। मेरा 4 बेटा है, उसकी 4 बहुएं है और बेटी है, दामाद है और मेरे साले हैं, रिश्तेदार है, सब एक ही जगह पे रहते हैं और एक ही जगह पर हमारा खाना भी कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा पूरा साथ में होता है। एक चीज मुझे बताइए, ये राज्य पूरा अब चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, अब फिर से एक बार चुनाव आने वाले हैं सामने, उस मामले में कभी आप लोगों के मन में कुछ बात आई? नहीं, ऐसे तो कोई राजकारण की नीति की बात हमारे अंदर नहीं आती है। आप लोग राजनीति से अलग हैं या वोट करते हैं? वोट करते भी हैं और राजनीति के साथ यानी ज्यादा हम इंटरेस्ट नहीं लेते उसके अंदर, वोट करते हैं। कितने वोटर हैं आपके परिवार में? बहुत ज्यादा, यानी वोटर हमारे होंगे ना नहीं हमारे परिवार के अंदर 30-35 वोट, और वोट तो हम जरूर देते हैं, वोट जरूर देते हैं, हमारा फर्ज बनता है। हम जो गुजरात के हैं, ये जो सरजमीन है हमारी है, हम जो भी पक्ष हो ऐसा नहीं है, मगर वोट हमारे इंसान, अच्छे इंसान को देख के हम देते हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, उसके साथ हम निस्बत नहीं रखते हैं। हमारा असल ये है कि वोट हमारे हिंदुस्तान की हिसाब से, नागरिक है उनका हिसाब से हमारा वोट देना हमारा फर्ज बनता है, तो हमारा वोट कभी खाली नहीं गया। जो भी कोई भी चुनाव भी आवे, हम वोट जरूर देते हैं। क्या कभी आपको लगा कि इस दौरान जब आप रहे गुजरात में, बहुत ऊपर नीचे हुआ गुजरात में, उसका आप लोगों पर क्या कुछ खास असर पड़ा? कुछ नहीं, सब फैमिली जॉइंट है, कोई असर ऐसा ऊपर वाले का नहीं हुआ। कोई दबाव सरकार की तरफ से या कुछ किसी तरह? बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं, आज तक सरकार की तरफ से कोई दबाव, हमारा ऐसा कोई काम ही नहीं है कि जैसे सरकार का दबाव आवे, किसी इंसान का दबाव आवे। हम हमारे काम संभालते हैं, हमारा कारोबार करते हैं और किसी राजनीति से हम ऐसा संबंध रखते नहीं है कि जिससे हमें दबाव सहन करना पड़े। आपका क्या कहना है? हमको तो ऐसा लगता है कि भाई मेंढले में हमारे कबीले में अच्छी तरह हम रहते हैं मिलजुल के, अरे फिर हमारे सब में अच्छी तरह मिलजुल होती है, हिंदू हो कि मुसलमान हो, पर हम मिलजुल करके रहते हैं। गांव जावे के सिटी में रहे के गाँव में जाओ, हमारा इलाका है ना सरखेज इलाका है, मिलजुल के रहते हैं हम। नल सरोवर हमारा गांव है, हमारा वतन है, वहाँ के हमारे जो हिंदू और मुसलमान भाई सब एक मिलजुल के रहते हैं। किसी के त्यौहार भी आते हैं तो सब मिलजुल के करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मिल रहे थे गुजरात के एक खुशहाल संयुक्त परिवार से। इसी के साथ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं सबीना और राज्यसभा टीवी की टीम के साथ हमने दौरा किया लेह लद्दाख का। आपदा से उबरता लद्दाख, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, लद्दाख और अनियोजित विकास,
खास पेशकश, चोटी पर चुनौतियां। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अब राजनीति और रियासत नहीं मिलने के बाद भी डांग के राजा भंवर सिंह का अपनी जनता से लगाव कम नहीं हुआ है। वो राजनीति में नहीं है, लेकिन जनता की बात उठाने से अभी भी चूकते नहीं हैं। भंवर सिंह से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने खास बातचीत की। आजादी के बाद कानून बनाकर देश में हर जगह राजशाही को खत्म कर दिया गया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुजरात के डांग इलाके में अभी भी राजशाही कायम है और उनको बराबर प्रीवी पर्स भी मिलता है, पेंशन मिलता है। हमारे साथ हैं डांग के राजा भंवर सिंह जी। भंवर सिंह जी, आपके पास आपकी रियासत में अभी कितने गांव बचे हुए? 115 गांव बचा है। आपका हुक्म कैसे चलता है इन गांवों पर? तो वो लोग का झगड़ा होता है और लगन में हमारे बोला होता है, वो झगड़ा होता है तो मैं वो लोग को समझ कर देता हूँ। सरकार की तरफ से आपको अभी भी कुछ दिया जाता है? पेंशन मिलती है वो हमको। कितना पैसा मिलता है आपको? 6000 मिलती है। तो क्या आपके घर पे पहुंच जाता है या आपको जाना पड़ता है या आपके बैंक खाते में आता है? नहीं, वो जाना पड़ता है, वो रोकड़ा मिलता है कलेक्टर कचहरी में हिसाबे में। तो पैसे के अलावा आपका कैसे रसूख चलता है अपने गाँव के ऊपर? वो तो थोड़ा थोड़ा पैसा आता है। हमको भाई है और हमारा वो छोकरा वो है, उसको देना पड़ता है हमको। गांव के लोग आपकी बात अभी मानते हैं? मानते हैं आपकी बात। तो किस तरह से आपको किस तरह से वो लोग मानते हैं? वो तो झगड़ा होता है थोड़ा थोड़ा तो हम मिटा देता है। वो पुलिस में नहीं जाता है वो लोग। कोई मामूली झगड़ा होता है वो पर हमें लोग को समझ भी नहीं घेर मुकल देता है वो। आपके यहाँ जो कर्मचारी हैं उनको भी आप कोई महीना देते हैं? नहीं, वो हमारा पटावाला को हमें देता है वो 12 महीने में पगार। तो जंगल के बीच में आपका शासन है, तो सरकार आपकी बात किस तरीके से मानती है? वो तो पहला वो सरकार को दिया वो जंगल, वो माकड़ चरते हैं ने, वो मक्ति पट पर दिया था। दूसरा जंगल है तो 40 वर्ष का इजारा दिया था। और जो कर्तुक भाग जो है ये आज सुधी हमारे पास है। तो जंगल में अभी आपका कानून, आपकी बात कोई मानी जाती है? सरकार आपकी जंगल के बारे में कोई बात करती है आपसे? बात तो करते हैं वो, पर हम तो उसको बोलता है कि जंगल साचा रहना पड़ेगा और परंपरागत सुधी जंगल हमारा जैसा है वैसा रहना पड़ेगा। वो जंगल का उधारी और चोरी के कोई ना हो चाहिए। रसूख भले ही कम हो, लेकिन इनका जंगल पर दबदबा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये सरकार से बार बार कहते हैं कि जंगल पर हमारा और हमारे लोगों का जो अधिकार है वह बरकरार रहना चाहिए। यही बात बाहर के कुछ और लोग भी कह रहे हैं, लेकिन इनके कहने और बाहर के लोगों के कहने में थोड़ा सा फर्क है। लगता है कि वन अधिकार कानून होगा तो इनकी बात शायद कुछ सही साबित होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कई समुदाय पहली बार वोट डालेंगे, यानी मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार आदिवासी इलाकों पर खास ध्यान दिया है और इस पहल के चलते अब तक सरकारी प्रशासन का विरोध करने वाला सतीपति समुदाय मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में पहली बार इनको शामिल किया है। दक्षिणी गुजरात के डांग, नर्मदा, तापी और वलसाड़ जिले में इस समुदाय के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। डांग की 90% आबादी आदिवासियों की है। सतीपति समुदाय के कई लोगों को मतदाता पहचान पत्र भी जारी कर दिया गया है। डांग में सतीपति समुदाय के 3000 में से 2500 और नर्मदा के 600 में से 450 लोगों को मतदाता सूची से जोड़ दिया गया है। चुनाव आयोग का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। तो लोकतंत्र 2012 में आज बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और खबरों के साथ जो आज रही सुर्खियां। गुजरात विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ को सौंपी जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय के कहने पर रेलवे बोर्ड ने 16 कंपनियों का गठन किया है जो आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस होगी। एक कंपनी में 106 जवान शामिल हैं। पिछले चुनाव में आरपीएफ को सुरक्षा के लिए गैर संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया था।
गुजरात चुनाव को पर्यटन से जोड़ने का असर दिखने लगा है। अब तक 100 से ज्यादा विदेशी सैलानी इलेक्शन टूरिज्म के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसके तहत विदेशी सैलानियों के लिए गुजरात में जनसभाएं, ग्रामीण इलाकों की चुनावी गतिविधियां और मतदान प्रक्रिया देखने का इंतजाम किया जाएगा। इलेक्शन टूरिज्म के कॉन्सेप्ट की शुरुआत मेक्सिको सरकार ने की थी। हाल ही में अमेरिका में हुए चुनाव के दौरान भी कई लोग इलेक्शन टूरिज्म के तहत वहां गए थे। भारत में ये कॉन्सेप्ट पहली बार पेश किया गया है। राजकोट से कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील राज्यगुरु ने अपनी संपत्ति का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। इंद्रनील ने पर्चा भरते समय 123 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति होने का हलफनामा दिया है। इंद्रनील का कहना है कि उन्होंने ये संपत्ति ईमानदारी से अर्जित की है और उसे बताने में कोई नुकसान नहीं है। गुजरात परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष केशुभाई पटेल ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के 3D प्रचार को भ्रम फैलाने वाला करार दिया है। केशुभाई के मुताबिक ये प्रचार भी नरेंद्र मोदी के विकास के दावों की तरह ही काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं।